Hello students, welcome to our channel. Today we shall read the ball poem. ये आपके CBSE इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका पोइट्री सेक्शन है. पोइट्री सेक्शन में बॉल पोएम जो है वो आज हम देखेंगे. इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे कि कवि इसमें क्या थीम है और क्या कहना चाहता है. तो लेट अस स्टार्ट द पोएम. द बॉल पोएम. जैसा कि इसका टाइटल है बॉल पोएम. बॉल का मतलब एक प्रकार से खेलने की चीज़ है बच्चों की, जिसके माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि बॉल एक एक्सटर्नल चीज़ होती है और ये संसार में एक फिजिकल जो हमारी चीज़ें होती हैं, जिनको मटेरियल थिंग्स होती है, जिनको कि हम पाकर बहुत खुश होते हैं और जिनसे हमें लगता है कि हमारा जो है जीवन बहुत कंफर्टेबल हो गया है. लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है. लेकिन हमें इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को खोने से बड़ा दुख होता है और वो दुख ही कवि इस कविता के माध्यम से, बॉल पोएम के माध्यम से बताता है कि किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को सीखता है और किस प्रकार से वो आगे बढ़ता है. मीन्स एक प्रकार से ये बताया गया है कि जो है कि हम इन आवर फिजिकल वर्ल्ड वी गेट एंड लॉस्ट मैनी थिंग्स and we earn the things with the help of the money that we earn, and when we lost those things we find it very difficult to overcome that sadness or the sorrow or the grief. So let us start the poem. Before starting the poem, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम देख लेते हैं. ए बॉय लूजेज ए बॉल. जो लड़का है अपनी बॉल खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट. वो बहुत ज़्यादा दुखी है. ए बॉल डजंट कॉस्ट मच. गेंद ज़्यादा कीमती नहीं होती. नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर बॉल. और ये भी ज़्यादा कठिन नहीं होता कि दूसरी बॉल आसानी से मिल जाती है. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. लेकिन फिर भी लड़का दुखी है. क्यों दुखी है? रीड द पोएम. कविता को पढ़िए टू सी और पता लगाइए व्हाट द पोएट थिंक्स, कि कवि क्या सोचता है. हैज़ बीन लॉस्ट. कवि के अनुसार क्या खो गया है जिसके कारण से कि लड़का इतना दुखी है. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न. और लड़का क्या सीख रहा है, क्या सीख चुका है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. जो वो खो देता है उसके अनुभव से बच्चे को क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है. तो लेट अस स्टार्ट द पोएम. सो व्हाट इज द बॉय नाउ. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. लड़का अब क्या करने वाला है जिसकी बॉल खो चुकी है. व्हाट इज ही टू डू. अब वह क्या करेगा. आई सॉ इट गो. मैंने देखा कि ये बॉल जा रही थी. मैरली बाउंसिंग. मैरली यानी हैप्पीली, खुशी से. बाउंसिंग यानी जंपिंग, उछलते हुए. डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे की ओर. एंड देन मैरली ओवर. और फिर खुशी से ये जो गेंद है वो जा चुकी थी कहाँ. देयर इज इन द वाटर. पानी के अंदर चली गई थी. Means in the very first stanza of the poem the poet wants to say that the boy who has lost his ball, what will he do, because he is in ultimate checking grief and he is in a lot of sadness. And the boy has seen the ball that happily or merrily or the bouncing or jumping down the street has gone into the water. No use to say. कोई कहने का मतलब नहीं है. ओ देयर आर अदर बॉल्स. यदि इस बच्चे को समझाया भी जाए, कहा जाए, मनाया जाए कि बॉल बहुत आसानी से मिल सकती है. एक छोटी सी चीज़, एक ट्राइवल थिंग है, आसानी से प्राप्त की जा सकती है. बहुत सारी बॉल्स हैं, मिल जाएंगी. एन अल्टीमेट शैकिंग ग्रीफ. ये एक प्रकार से अल्टीमेट शैकिंग ग्रीफ है. अल्टीमेट मीन्स एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला ग्रीफ है जो हिला दिया है. जिस ग्रीफ ने बच्चे को अंदर से हिला दिया है. एक प्रकार से दुख है जिसने लड़के को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है. ये जड़ हो गया है बच्चा. एज ही स्टैंड्स रिजिड, क्योंकि ये बिल्कुल कठोरता से खड़ा हुआ है. ट्रैम्बलिंग, कांप रहा है. स्टेयरिंग डाउन, और लगातार नीचे की ओर ये देख रहा है. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. और इसे पुराने अपने जो दिन है वो भी याद आ रहे हैं. और ये लगातार हार्बर में, इस बंदरगाह में ही देखने में लगा हुआ है. सो in this coming stanza the poet wants to say that it is no use to say to that boy about the other balls, although we can easily purchase another new balls, but it is very useless to say him. And the boy is very much fixed with some high intensity grief, because he is standing still and he is looking
continuously towards the harbor and standing rigid and trembling also and staring down, looking into the harbor where the ball has gone. So in the next stanza, his ball went मीन्स वो लगातार उसी ओर देख रहा है जहां पर उसकी बॉल गई है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड. इंट्रूड मीन्स द पोएट वांट्स टू से दैट कवि जो है वो उसे क्या नहीं करेगा, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा. उसे इंट्रूड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो उसे डिस्टर्ब करेगा तो बच्चे को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी. कवि का कहने का मतलब यही है कि भाई जो है ऐसी चीज़ें लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, उसको वेलकम नहीं किया जाएगा लड़के के द्वारा, तो वो उसे इंट्रूड नहीं करेगा. मीन्स इट्स ए काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर समबडी इज नॉट वेलकम बिकॉज द बॉय इज इन टोटली इन ग्रीफ ऑन हिम. ए डाइम, डाइम मीन्स एक 10 सेंट वैल्यू का जो एक सिक्का होता है उसे डाइम कहते हैं. ये यूएस और यूके में चलता है. जैसे यहाँ हमारे यहाँ पैसे चलते हैं. एंड अनोदर बॉल मीन्स एक डाइम से दूसरी बॉल खरीदी जा सकती है. इज वर्थलेस, लेकिन वो भी इस लड़के के लिए क्या है, वर्थलेस है, बेकार है. क्योंकि इसका जो प्रेम था वो इस बॉल के अंदर था, इसका जो लगाव था वो इस बॉल से था. बॉल से बहुत ज़्यादा लगाव होने के कारण जो है बच्चा बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक प्रकार से वर्थलेस समझता है दूसरी बॉल्स को. नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब पहली चीज उसके दिमाग में आ रही है, पहली चीज वो सेंस कर रहा है. सेंस मीन्स फील कर रहा है. फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी, यानी जो हमारी कर्तव्य की जो भावना है वो उसके दिमाग में आ रही है. कर्तव्य की जो सेंस है, उत्तरदायित्व की जो भावना आ रही है वो उसके दिमाग में आ रही है. इन ए वर्ड ऑफ पजेशंस, पजेशंस मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी और बिलोंगिंग्स. हम बिलोंगिंग्स कह सकते हैं, अधिकार रखना. मीन्स उसका उस बॉल के ऊपर अधिकार था, लेकिन फिर भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को समझ रहा है. पीपल विल टेक बॉल्स. कभी आगे कहता है कि लोग तो गेंद खरीदते रहेंगे. एंड लिटिल बॉय एंड नो वन बॉयज अ बॉल बैक, लेकिन कोई भी खोई हुई बॉल को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता है. मनी इज एक्सटर्नल. मनी क्या है हमारे लिए, एक्सटर्नल है. मनी एक्सटर्नल है मतलब एक प्रकार से ऐसी चीज है, भौतिक चीज है जिसको कि हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं. सो ये स्टेंजा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेंजा के माध्यम से कवि इस कविता का थीम बता रहा है. कवि बता रहा है कि दिस इज द सिचुएशन वेयर द बॉय इज लर्निंग और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेटल वर्ल्ड. दिस इज द मेटलिस्टिक वर्ल्ड एंड हियर वी गेट एंड स्पेंड मेनी थिंग्स. मनी इज आल्सो एन एक्सटर्नल थिंग. वी टुडे इन मॉडर्न सिविलाइजेशन वी spend our time in getting and spending money, in getting and spending physical pleasures and the materialistic pleasures, although they are not permanent. इस कविता के माध्यम से कवि जो है लोगों को एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी की ओर भी इंकरेज करना चाहता है. कवि बताना चाहता है कि स्पिरिचुअल थिंग्स जो होती है वो परमानेंट होती है, जबकि मनी एक्सटर्नल है. और मनी के द्वारा खरीदी हुई चीज़ें भी हमारे लिए क्या होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं. वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती हैं. सो आगे बढ़ते हैं हम और आगे का पार्ट कविता का पढ़ते हैं. अब हम देखते हैं इसमें लास्ट में क्या, लास्ट लाइंस को देखते हैं कविता की. ही इज लर्निंग, बच्चा सीख रहा है. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज. उसकी आंखों में एक प्रकार की निराशा है. बच्चा निराश है, उसकी आंखें डिस्परेट है. डिस्परेट का मतलब निराश होना. द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स एक प्रकार से आप एक प्रकार से कहते हैं डीप नॉलेज, बहुत ज़्यादा गहरा ज्ञान. एक ज्ञान की भावना उसके दिमाग में आ रही है. ऑफ लॉस, कि किस प्रकार से आपको लॉस. हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know. मतलब ये जो लड़का है अब वो बात सीख रहा है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार सीखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है. मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत सारे लोगों को तो बहुत लेट पता लगता है. हाउ टू स्टैंड अप, कवि क्या कहना चाहता है कि किस प्रकार से दोबारा आप दुख का सामना करके, उस स्थिति का सामना करके वापस स्टैंड अप हो. ये स्थिति सीखने में बहुत सारे लोगों की तो उम्र भी निकल जाती है. मतलब कवि ये बताना चाहता है कि द बॉय इज डिस्परेट एंड ही इज now going through a deep knowledge of losing the things. He is learning how to face the situation of losing something in a situation where many things we can learn.
सो दिस इज द पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। यदि